रूही सिखाजी को सब सच्चाई बताना चाहती थी, पर सिखाजी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने रूही को घर से निकल जाने को बोल दिया। माँ, मैं आप सबको छोड़कर कैसे चली जाऊँ? आप सब मेरा परिवार हो, आप सबके सिवाय मेरा है ही कौन? तेरा और हमारा रिश्ता कुछ नहीं, ये तू अच्छे से जानती है। तू ये जानती है कि हम तेरे माँ बाप नहीं, पर हमने तुझे तेरे माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया। पूर्वी और दिलजीत ने हमेशा तुझे अपनी बहन माना, पर हमें कहाँ पता था कि हम तो अपने अंगना में आस्तीन का सांप पाल रहे हैं। ये नहीं पता था कि तू आने वाले टाइम में हमें ये दिन भी दिखाएगी। चली जा यहाँ से। माँ, कहती हुई रूही बिलखने लगी। तूने अगर ऐसा नहीं किया तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, कहते हुए साक्षी रोने लगी। माँ, आप रोएं मत, आप यही चाहती हैं तो ठीक है, पर क्या मैं एक बार भैया और दीदी से मिल लूँ, बस लास्ट बार? मिलने का बहाना न कर। अगर इतनी ही फिक्र थी उनकी तो अपनी ये करतूत करने से पहले सोचना चाहिए था। पर मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं कि तुझे उनसे मिलने भी न दूँ। बेटी माना था तुझे, पर याद रख, जाने तो दे रही हूँ, पर उससे कुछ भी कहा ना तो। नहीं, नहीं कहूँगी कुछ भी, कहते हुए वो हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए अपने आप को सही करते हुए वॉशरूम में जाके अपना मुंह धोती है और खुद को समझाते हुए वो पूर्वी के कमरे की तरफ बढ़ी, जहाँ समीर भी था, जो उसके चेहरे को शायद पढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ उसके बाद सब ठीक हो ऐसा तो नहीं हो सकता। पर वो ये सोचकर सुकून में भी था कि चलो अच्छा ही है कि अब सब जब पता चल ही गया है तो अच्छा ही है। रोज़ रोज़ के नाटक से अब मैं खुल के अपनी बात रख पाऊंगा। पर उसे क्या पता था कि यहाँ जो रूही आई, दिखने में शांत बेशक लग रही थी, पर अंदर एक सैलाब उफन चुका था जिसने उसकी ज़िंदगी ही पलट दी, जिसमें उसका कोई दोष ही नहीं। वो पूर्वी की तरफ देखते हुए उसके हाथों में अपने हाथ रखती हुई बोली, दी, आप बिल्कुल ठीक है ना? कोई दर्द तो नहीं? नहीं रूह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माना कुछ चोट है, पर देखना जल्दी ये भी ठीक हो जाएगी। और ये क्या, चोट मुझे लगी है और हुलिया तेरा बिगड़ा हुआ है? तेरी आंखों को क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक थी, फिर अब अचानक से सूझ कैसे गई? कुछ नहीं, वो कुछ चला गया था तो मैंने मल ली, बस। भैया कहाँ हैं दी? अभी तक नहीं देखे? अरे हाँ, देख, यहाँ आके सब भूल ही गई। वो जीत को इमरजेंसी की वजह से वापस जाना पड़ा। वो तुझे बताना चाह रहा था, पर तेरे को असाइनमेंट सबमिट करना था। बोला पहुँच कर तुझसे बात करेगा। वो सोचते हुए बोली, ये सही है, वरना भैया का सामना कैसे करती? क्या पता है इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली तू उसे। नहीं दी, ठीक है, अब काम है तो जाना तो पड़ेगा ही। ओए, तुझे हो क्या गया? मतलब जीत चला गया, तुझे फर्क ही नहीं पड़ा? ठीक है ना तू रूह? कोई परेशानी है तो बता मुझे। दी, ऐसी कोई बात नहीं है। समीर वहाँ से बाहर आ गया, उसे साक्षी का रिएक्शन देखना था, जिससे अंदेशा लगा सके कि बात कहाँ तक पहुँची। समीर के जाने के बाद रूही पूर्वी से बोली, दी, आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं रूह, तेरे रहते मुझे कोई परेशानी होगी क्या? मेरे रहते ही तो होगी। शायद यहाँ ना रहूं तो सब ठीक होगा। सही ही तो कह रही है माँ। क्या कह रही है तू? और आज बड़ी अटपटी सी बात कर रही है, क्या बात है रूह? बोल ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। दी, वैसे मैं आपको पहले बताने वाली थी, पर मैं बता नहीं पाई। क्या कहना चाह रही है? आजकल बहुत बदल गई है तू। क्या चीज़ है जो तुझे परेशान कर रही है? कुछ नहीं दी, अगर कुछ था भी तो अब नहीं रहा। मतलब? वो सब छोड़िए, जो मैं आपको कह रही हूँ वो सुनो। पता है, ये सब सुनकर आप शायद मना करो, पर ये समझ लेना कि इसमें ही मेरी, आपकी और सबकी भलाई है। रूह, बात क्या है? सीधा सीधा बोल। देख, पहेलियाँ मत बुझा। अरे भाई, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है तुझे पता है। फिर भी दीदी, आपको याद है ना, जब मेरे पापा मम्मी की एक कार एक्सीडेंट में मौत के बाद जब यहाँ आई थी तो अपने पापा मम्मी को याद करके बहुत रोती थी। लेकिन आप सबने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सब कुछ भूल ही गई। हाँ रूही, सब याद है, पर आज अचानक ये बातें। दी, मैं अब वापस जाना चाहती हूँ अपने पापा और मम्मी के घर। ये सुनकर पूर्वी ने कहा, ये क्या कह रही है तू? मतलब ऐसे कैसे जा रही है तू? नहीं जाना? तू नहीं जाना तो मैं भी नहीं चाहती। जाना तो मैं भी नहीं चाहती, पर आप तो जानती हैं ना, वो चाचा चाची हैं, वो सब मुझे बुलाते ही रहते हैं, इसलिए अब मैं कुछ दिन वहीं रहना चाहती हूँ। अब साक्षी भी कमरे में आ गई थी, जो बिल्कुल ही भावहीन थी। रूही, हमसे कोई गलती हो गई क्या जो तू ऐसी बातें कर रही है? माँ, आप ही समझाओ ना इसे, कैसे बहकी बहकी बातें कर रही है। जब उसका मन है जाने का तो जाने दे, क्यों रोक रही है तू इसे? माँ, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? आप तो जानती हैं इसका हमारे सिवा है ही कौन?
कोई नहीं है तो वहाँ जाकर क्या करेगी? और रही चाचा चाची की बात, तो आपको पता है कैसे लोग हैं वो। जरूर कोई जालसाजी सूझ रही होगी उन्हें, तभी बुला रहे हैं इसे। दी प्लीज़, मेरा मन है कि मैं कुछ दिन अपने पुराने घर में बिताना चाहती हूँ। माँ पापा की बहुत याद आती है आजकल। रूही, पता है उनकी कमी शायद ही कोई पूरी कर पाए, पर लगता है हम फेल हो गए जो तुझे उनकी याद अब तक आती है। मतलब हमारा प्यार कम पड़ गया ना। ऐसे कैसे बोल रहे हो दी? आज मैं जहाँ भी हूँ आप सबकी ही तो बदौलत हूँ। हाँ हाँ, सब समझ आ रही है मुझे। और ये बता जाने की बात कर रही है, यहाँ तेरा इतने अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन हो रखा है, फिर भी तू जाने की बात कर रही है, वो भी अचानक। मतलब तुझे अपनी बहन हॉस्पिटल में भी नहीं दिखी? दी, कुछ हुआ है? क्या बात? नहीं दीदी, कुछ नहीं हुआ, वो बस आज मेरा मन है, और वैसे भी वहाँ भी तो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, तो प्लीज़। अच्छा ठीक है, देख, मेरा मन है तो एक वीक क्यों, तू एक मंथ रह या, पर ग्रेजुएशन वहीं से। ये बात सही नहीं। दी, आपको मेरी कसम, प्लीज़। रूह, 2 साल बाद। माँ, आप बताती क्यों नहीं? रूह कहाँ है? इतने साल हो गए, वो कहाँ रह गई थी? कह कर गई थी कि उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो वापस आ जाएगी। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, और ना ही मुझसे पूछ। कितनी बार कहूँ? माँ, मुझे आपका ये बदला रंग देखकर ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? देख, तू रूही के नाम की रट लगाना कब छोड़ेगी? अपनी ज़िंदगी की सोच, उस पर ध्यान दे। आ रहा है दुबई से, ये बता कब आ रहा है समीर? माँ, वो तो नहीं पता, पर कहते हैं कि एक ज़रूरी काम है, जब वो हो जाएगा तो आ जाएंगे। बातों बातों में वो भी रूही के बारे में पूछते हैं। ये सुन और साक्षी का मुंह ठिनका और कहा, तू ये रूही का पीछा छोड़। माँ, आप रूही का नाम आने पर ऐसा क्यों मुंह बनाती हैं? आप ही तो थीं उसको लाडो लाडो कहती, थकती नहीं थी, और आज आप पापा और आप दोनों उसके नाम आते ही चिढ़ने लग जाते हैं। साक्षी कुछ नहीं बोली तो वो अपना काम करती रही। आप सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ माँ? वो बोल कर गई थी कि वो अपने पुराने घर जाएगी, लेकिन वहाँ बात करके पता चला कि वो वहाँ भी नहीं है। तो माँ, वो है कहाँ? उसके जाने के बाद एक कॉल आया था बस उसका कि दी मैं ठीक हूँ और आप मुझे ढूंढना नहीं। उसने ऐसा क्यों कहा? माँ, आपको तो सब पता रहता है। दिलजीत जब भी कॉल करता है हमेशा उसके बारे में ही पूछता है। वो वहाँ रूह को लेकर कितना टेंशन है आपको पता है। साक्षी ने मन में कहा, तू उसका सच नहीं जानती ना। जिस दिन जान जाएगी तुझे भी उससे चिढ़ हो जाएगी ना। मेरा अब जीत से कोई लेना देना है ना रूह से। जिसे जिसको लेकर परेशान होना है होता रहे। तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, छोड़ दे उनका नाम लेना। इसी समय जयपुर राजस्थान में कांग्रेस। टीना, आज तेरी लगन काम आई। आखिर आज तेरा हो ही गया ना क्लियर? हाँ रूह, तो हो गया है प्री तो हो गया है, अब आगे की सोचना है। सुना है इंटरव्यू बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं कर भी पाऊंगी मैं क्लियर या नहीं। ओ मैडम, ऐसे कैसे नहीं कर पाएगी? देखना, किसी का हो या ना हो, तेरा जरूर होगा क्लियर। अब तो बस यही सपना है। जब सपना अपना होता है ना, तो जल्द पूरा होता है। तेरा भी होगा। बल्कि बालिके, ओ गुरु माता, मेरा तो हमेशा जान लेती है। अपना भी बता, जब से गई है कुछ ठीक से बताया है? अपना टाइम आते ही जलेबी की तरह बातें बताने लगती है। पता है कितनी फिक्र है तेरी, सब पता है यार। पर देख, तुझसे क्या छिपा है, सब तो पता है तुझे। कैसे रुकती मैं वहाँ? वो सब तो ठीक है, समझ रही हूँ मैं, पर देख, तेरे भैया ने तेरे बारे में पूछ पूछ कर मेरा भेजे की वाट लगा रखी है। कैसे हैं वो? तू उनसे खुद क्यों नहीं पूछ लेती? तुझे पता है तेरे जाने के बाद कितनी बार कॉल करके पूछा है उन्होंने मुझसे कि तेरी कोई कॉल आई, पर मैं हमेशा मना कर देती हूँ। अपनी कसम से जो बांध कर गई है भैया। भैया, पर मुझे सच्ची बहुत तरस आता है तेरे। अब तो ग्रेजुएशन भी हो गई है मैडम, अब तो वापस आ जा। और तूने उससे उनसे झूठ क्यों बोला कि तू अपने पुराने घर जाएगी? पर तू तो जयपुर में है ना। फिर करनाल का नाम टीना, तू तो सब जानती है ना। करनाल कभी नहीं जा सकती। पर क्यों? रूही, ऐसा क्या है उस जगह? जब भी नाम आता है तू ऐसी ही बात करती है। तू छोड़ और ये बता, अभय जी और ऋषभ जी कैसे हैं? ऋषभ भाई तो अपने सदाबहार हैं, उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू है, अब दिल्ली में ही शिफ्ट हो गए हैं। और अभय भैया, वो अच्छा। टीना, मैं बाद में बात करती हूँ, अंकल जी आ गए। रूही फ़ोन को साइड में रखते हुए बाहर की तरफ दौड़ी आई। अरे वाह बेटे, मेरे आते ही तू कैसे फ़ौरन आ जाती है? कैसे पता चल जाता है तुझे? 55 वर्षीय विराट सिंह अपनी मूछों को ताव देते हुए गाड़ी से निकलते हुए बोले। अंकल, आप भी ना। पता है आपकी कार का ये जो हॉर्न है ना, इतनी ज़ोर से बजता है कि दूर दूर तक आपके आने की इल्तिजा हो जाती है।
अच्छा ऐसी बात है? जी बिल्कुल, कहती हुई वो मुस्कुराई और आगे बढ़कर उनके हाथ से ब्रीफकेस लेकर दोनों अंदर आए। रूही ने ब्रीफकेस को रखते हुए कहा, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ, आप चेंज कर लो। कहकर विराट तुरंत अंदर चले गए और थोड़ी देर में फ्रेश होकर आए। रूही जब तक खाना लगा चुकी थी। क्या बना है आज? खुशबू तो बड़ी सौंधी आ रही है। आज आपका फेवरेट शाही पनीर बनाया है आंटी जी ने। अच्छा, वैसे तुम्हारी आंटी हैं कहाँ? वो अपनी किसी फ्रेंड के घर गई हुई हैं, वहाँ कोई पूजा है। अच्छा, हम आपको हाँ, आप खाओ, ये कहकर उसने खाना लगा दिया। अरे तुम भी तो खाओगी? ना जी, ना जी बिल्कुल, विराट जी ने निवाला मुंह में डालते हुए कहा। रूही, आज बेटा तुम हो ना तो इस घर में चहल पहल है, नहीं तो मैं और तुम्हारी आंटी तो कब से अकेले थे इस घर में। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। जब से तुम आई हो तुमने हम दोनों को इतने अच्छे से ध्यान रखा है। शायद हमारी कोई अपनी बेटी भी होती तो वो भी ऐसा ध्यान न रखती। एक हमारा वो नालायक बेटा जब से गया है एक बार भी लौट कर नहीं देखा। बस एक चीज़ की रट लगा रखी है कि अपने पैरों पर खड़ा होना है। रेंग रहा था कहकर वो मुस्कुराए। पता नहीं जैसे अब तक वो आप फिर से शुरू हो गए। बाहर से आती हुई गायत्री जी ने कहा, कितनी बार कहा है कि एक ही तो बेटा है अपना, जो करना चाहता है करने दो उसे। तुम ना उस नालायक की ही साइड लो। ये बताओ, इतना बड़ा बिजनेस जो खड़ा किया है उसको कौन संभालेगा बताओ? है कोई जवाब? रूही, अब तुम बताओ। रोज रोज मेरे बेटे को नालायक कहते हैं। नालायक नहीं है। वो पूछता है, वो कुछ नहीं पता है। वो इनके बारे में रोज तुमसे वो पूछता है। तुम तो रहने दो, अगर इतना ही पूछता है तो मिलने क्यों नहीं आया? अरे आप दोनों बस करो, जब भी ये टॉपिक चलता है दोनों शुरू हो जाते हैं। बेटा और करूं भी क्या, तुम ही बताओ। इतना काम है, मैं अकेले कब तक संभालूं? अब मेरी भी उम्र हो चली है। तो ये रूही है ना, ये भी तो हमारी बेटी ही है और इसकी भी अब ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई है तो रूही संभालेगी काम। हाँ बेटा तुम, गायत्री ने कहा। "म- मैं कैसे? मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अरे तो क्या हुआ, नहीं है तो हो जाएगा, इनके साथ काम करते हुए हो जाएगा। वैसे भी तुम जॉब ढूंढ रही हो तो अपने अंकल के साथ काम करो। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने गायत्री जी, पर अंकल पर परवर कुछ नहीं। अगर तुम हमें अपना कुछ मानती हो तो हमारा कहना नहीं टालोगी। वैसे गायत्री जी आप भी ना कभी कभी समझदार वाली बातें कर ही लेती हो। अच्छा कभी कभी, कहते हुए गायत्री ने विराट को घूर कर देखा। अरे हमेशा, पता है तुम न होती तो पता नहीं क्या होता मेरा, कहकर दोनों एक दूसरे को ताली दी। रूही ने उन्हें देखते हुए कहा, कौन कहता है इस दुनिया में भगवान ने अच्छे लोगों को नहीं बनाया? अगर आज ये दोनों नहीं होते तो पता नहीं मैं कहाँ ठोकरें खा रही होती। अरे रूही क्या सोचने लगी? कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही। उसके बाद सब काम खत्म करने के बाद अपने रूम में सोने चली गई। रूही को आज पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने बैग से अपने फैमिली का फ़ोटो निकाला और उसे याद करके उसकी आंखें नम हो गईं। आज उनकी रह रहकर याद आ रही थी। वो अपने मन को शांत करने के लिए बालकनी में आई। वो आंखें बंद किए वहां चल रही हवाओं को महसूस करती हुई खुद को हौसला दे रही थी। तभी उसके कानों में किसी के कूदने की आवाज़ आई। उसकी आंख एकदम खुली तो उसने अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ाईं। तभी उसको अंदर घर में घुसते हुए एक परछाई दिखी। चोर कहते हुए ही उसका गला सूख गया। आवाज़ वहीं रुंध गई। दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करते हुए कहा, रूही तू अपना फ़ोन अब भी अंदर छोड़ आई। अब क्या करूं? सोचते हुए उसने कहा, ये तो अंकल आंटी के रूम की तरफ गया है। रूही कुछ कर जल्दी। पर क्या? तभी उसको अपने बगल में एक डंडा रखा दिखाई दिया। उसने उस चोर को विराट के रूम में जाते देखा। वो भी दबे पैरों से उसके पीछे पीछे बढ़ गई और इससे पहले कि वो रूम का डोर खोलता, रूही ने तभी वो डंडा उसके सिर पर मारने के लिए बढ़ाया, लेकिन वो अपना कदम आगे ले चुका था, जिसकी वजह से रूही चूक गई। हालांकि डंडा उसके कंधे पर लग चुका था। वो आह करता उससे पहले ही विराट और गायत्री की आंख खुल चुकी थी। उन्हें किसी के वहां होने का एहसास हो रहा था। पर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि माँ पापा के अलावा ये कौन है घर में। रूही अब डर चुकी थी। उसके हाथ पैर फूलने लगे। वो एकदम पीछे मुड़ा। तब तक रूही को कुछ न सूझने की वजह से वो जैसे तैसे हिम्मत करके चीख पड़ी, चोर! उस चोर ने उसके मुंह पर जोर से हाथ रखा और उसके पीछे खड़ा हो गया। विराट और गायत्री ने जब ये आवाज़ सुनी तो उनका एहसास अब सच बन चुका था। विराट ने तुरंत ही एकदम से लाइट जलाई तो रूही के पीछे खड़े चोर को देखकर गायत्री और विराट दोनों खुश होकर आगे बढ़े। रूही कहने लगी, अरे इन्हें तो डरना चाहिए पर ये तो खुश हो रहे हैं, कहीं सदमा तो नहीं लग गया इनको।
उस चोर ने रूही को छोड़ा और गायत्री के पैर छूकर गले लग गया। गायत्री ने कहा, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चंदू मेरा बच्चा। रूही ने कहा, ये चंदू है? मतलब ये इनका बेटा है? पर अगर बेटा है तो फिर ये चोरों की तरह क्यों आया? और मैंने तो इसे डंडा भी मारा। कहते हुए रूही उसको देखने की कोशिश करने लगी। उसकी तरफ उसकी पीठ थी। उसने आज तक उसका नाम सुना तो जब भी उसकी फ़ोटो के बारे में पूछा तो ये बताया गया कि उसको फ़ोटो क्लिक करवाने का शौक़ नहीं। सिर्फ आज तक रूही ने उसकी बचपन वाली पिक्स ही देखी थी। उसने उसका नाम चंदू सुना था, जिससे रूही को यही लगता था कि इनका बेटा कोई मोटा सा लड़का होगा, तभी उसका नाम ऐसा रखा। लेकिन पीछे से उसका लुक उसके नाम के बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। मैं क्या सोचती थी, ये तो एकदम स्लिम फिट है। पीछे से तो दिखने में कितना स्मार्ट है, एक अलग ही पर्सनैलिटी नज़र आती है। माँ कितनी बार कहा है ये चंदू मत बोला करो, बड़ा हो गया हूँ अब तो। रूही को ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी हुई सी लगी। तू कितना बड़ा हो जा, तू मेरे लिए चंदू है और आगे भी वही ही रहेगा। कहते हुए गायत्री की आंखें नम हो गईं। अरे माँ ये क्या? अरे बेटे, इतने दिनों बाद देखा है ना तो बस छलक गए आंसू। वो गायत्री से अलग होकर विराट की तरफ बढ़ा। विराट ने नम आंखों से कहा, इस नालायक से कह दो कि कुछ दिन और बाद में आता, अभी क्यों आया है? गायत्री ने कहा, अब आ गया है ना, लगा लो अपने सीने से। जानती हूँ कलेजे का टुकड़ा है ये आपका, वो तो है, पर इसने वो काम नहीं कर रखे ना। एकदम से उनका बेटा उसके गले लगा। विराट भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाए और कसकर जकड़ लिया। ये देखकर रूही की भी आंखें नम हो गईं। पापा आई एम सॉरी। सॉरी के बच्चे, तू पहले नहीं आ सकता था? जानता है कितना याद करता था तुझे। इतनी बार बुलाया पर तू आने को तैयार नहीं। पापा अब आ गया हूँ ना, यहीं रहूँगा आपके साथ। वैसे ऐसे छुपकर क्यों आया है? देख बच्ची का क्या हाल हो गया है। रूही की तरफ देखते हुए विराट ने कहा, पापा आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन आपकी उसी बच्ची ने मेरा सरप्राइज़ रहने कहाँ दिया। मेरे सर पर डंडा मारकर पूरा किरकिरा कर दिया। कहते हुए वो पीछे पलटा। उसने रूही को और रूही ने उसको एक दूसरे को देखते ही एक साथ कहा, तुम? रूही की नज़र जब विराट के बेटे पर पड़ी तो उसके मुंह से अचानक ही एक शब्द निकला, तुम? रूही ने विराट की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या ये चंदू है? अंकल आई मीन आप जिस नालायक बेटे की बात करते हो वो यही है? अभय ने कहा, ए व्हाट रबिश। मैं नालायक? हाउ डेयर ऑफ टू यू से समथिंग। पापा मम्मी कह सकते हैं पर तुम नहीं। एक एक मिनट, तुम दोनों को देख कर क्यों लग रहा है कि तुम एक दूसरे को जानते हो? अभय रूही को देखे जा रहा था। वो सोच रहा था कि वो ही बता दे। वैसे उसे आज अचानक रूही को यहाँ देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा था। और होता क्यों ना कहीं रूही के ऐसे अचानक जाने के बाद उसे भी अजीब एहसास ने घेरा था, जिसे वो आज तक भी समझ नहीं पाया। वो रूही की आंखों में एकटक देख रहा था। रूही अभय की नज़रों से दूर भाग जाना चाहती थी। उसे फिर वही बातों ने घेर लिया था। ऐसा नहीं था कि वो सब भूल चुकी है। शायद ही कोई दिन गया हो जिस दिन उसने सबको याद ना किया हो। पर अभय को देखने के बाद एक नया ही डर उसके मन में घर कर गया था, क्योंकि उसे अब शायद उन्हीं सवालों से फिर जूझना पड़े। विराट फिर दोनों को एक दूसरे में खोया देख कर बोले, क्या तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? जी नहीं अंकल, रूही ने सपाट जवाब दिया। अभय ये सुनते ही स्तब्ध हो गया और सोचने लगा, इसने ऐसे क्यों बोला कि ये मुझे नहीं जानती? आखिर माजरा क्या है? पर तुम दोनों ने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे तुम एक दूसरे को जानते हो। इस बार गायत्री बोली। रूही वहाँ से जल्द निकलना चाहती थी। वो अब तक साफ समझ गई थी कि अभय जिस नज़र से उसे फिलहाल देख रहा था, उन नज़रों में बहुत सवाल थे। लेकिन वो तो बस उन सवालों से बचना चाहती थी। इसलिए वो बोली, अंकल आंटी आप बैठकर बातें कीजिए जब तक मैं इनके लिए जूस लेकर आती हूँ। पर बेटा घर में मीना है ना, तुम भी यहाँ बैठो। नहीं वो सो रही होगी, कहकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। अभय के मन में बहुत कुछ था, लेकिन अपने पेरेंट्स के सामने वो कुछ पूछना नहीं चाहता था। गायत्री ने कहा, सही कहते हैं तेरे पापा। क्या मम्मी? तू सही में नालायक है। माँ अब आप भी। और नहीं तो क्या, तुझे ऐसे चोरी छिपे आने की क्या ज़रूरत थी? अगर चोट लग जाती तो? अगर तो आप तो क्या आप हो ना मलहम लगाने के लिए। कहते हुए वो उनकी गोद में सर रखकर सो गया। शैतान कहीं का, बिल्कुल नहीं बदला, कहकर वो उसके बाल सहलाने लगी। देखा गायत्री जी, इसको बातों को घुमाना कितना अच्छे से आता है।
हाँ, तो आएंगी ही ना। आएंगी क्यों नहीं, आपसे ही तो सीखा है पापा। वैसे आप दोनों से कुछ पूछना था मुझे। वो एकदम से बैठते हुए बोला, हाँ पूछो। ये जो अभी लड़की थी ये यहाँ कैसे? बेटा ये बहुत प्यारी बच्ची है, इसका नाम रूही है। वक्त की मारी है, कभी कुछ कहती तो नहीं है पर बहुत कुछ है इसके अंदर जिसे किसी को बताती नहीं। हमारे साथ यही बीते 2 सालों से रह रही है। यहीं रह रही है मतलब इसका परिवार परिवार के बारे में हमें कुछ नहीं पता। नहीं पता मतलब आपने ऐसे ही किसी लड़की को घर में रख लिया? वो जानकर ऐसा कह रहा था ताकि उसे सारी बातें पता चल सकें। ऐसे कैसे किसी लड़की को? ये बाकियों की तरह नहीं है, बहुत नेक है। ये पता है जब से ये यहाँ है इसने बिल्कुल एक बेटी की तरह ध्यान रखा है हम दोनों का। सच कहूँ तो इसके रहते तेरी भी कमी महसूस नहीं होती थी। वो सब तो ठीक है पापा, पर ये यहाँ आई कैसे? तुझे तो पता है मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। हाँ तो पता है 2 साल पहले जब ये मुझे मिली थी तब अचानक गाड़ी ड्राइव करते समय मेरे सीने में तेज़ दर्द उठने लगा। वो कब बढ़ा पता ही नहीं चला। उस समय सिर्फ दर्द ही नहीं गाड़ी भी बेकाबू हो गई। जिस वजह से गाड़ी रूही से जाकर टकराई, जिस वजह से ये चोटिल हो गई। उसे तो ज़्यादा चोट नहीं लगी पर मेरी आंखें कब बंद हुई मुझे पता ही नहीं चला। तब यही थी जो मुझे अपनी चोट को नज़रअंदाज करते हुए हॉस्पिटल लेकर आई थी। क्या आपके साथ इतना हुआ? मतलब फिर हार्ट अटैक जैसा कुछ? और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे बेटा वो तुझे बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे, पर अगर उस दिन रूही ना होती तो शायद आज तेरे पापा इस दुनिया में ना होते। हम आज तक उसके एहसानमंद हैं। जब उससे उसके घर के बारे में पूछा तो बोली मेरा कोई नहीं है, यहाँ वहाँ बेसहारा घूम रही हूँ। हमसे ऐसी फूल सी बच्ची का दर्द देखा नहीं गया इसलिए हमने इसको अपने पास रख लिया। तू बता हमने इसे यहाँ रख कर कुछ गलत किया क्या? ये सुनकर अभय बोला, नहीं आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया। उसके बाद वो थोड़ी देर चुप रहा और कुछ सोचने लगा। तभी रूही जूस और स्नैक्स लेकर आ गई। अभय उसको बस एक नज़र देखे जा रहा था। रूही को उसका देखना बहुत अजीब लग रहा था। रूही ट्रे रखकर तुरंत ही रूम के बाहर आ गई। अभय ने अपने पापा से कहा, अब मुझे भूख नहीं, आप सो जाएं, सुबह बात करते हैं। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा, कहता हुआ वो रूम की लाइट्स ऑफ करके बाहर आ गया और रूही को ढूंढते हुए उस तक पहुंचकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानती भी हो तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेकर कितने परेशान हैं, कितना ढूंढ रहे हैं वो तुम्हें, और तुम यहाँ आई मीन ऐसा क्या हुआ जो उनसे मिलना तो दूर तुम बात तक नहीं कर रही? वो मेरा पर्सनल मैटर है, इस बारे में मैं आपसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती। बेटर होगा आप अपने काम से मतलब रखो। रात बहुत हो चुकी है, सफ़र करके आए हैं, थक गए होंगे। रियली तुम्हारा पर्सनल मैटर है तो ठीक है, नहीं पूछूंगा कुछ भी। पर ये बताओ तुमने अंदर मुझे पहचानने से क्यों मना कर दिया? है कोई जवाब? मेरी मर्जी, जो मुझे सही लगा मैंने कह दिया। यार मतलब तुम सच्ची, प्लीज़ कुछ मत कहिए, कहते हुए उसकी आंखें नम हो गईं और वो उन्हें छिपाती हुई वहाँ से आगे बढ़ गई। नीचे पार्क में कुछ टाइम अपने आप को शांत करने के बाद वो अब अपने रूम में आई तो देखा रूम की लाइट ऑफ थी। उसने उन्हें बिना ऑन किए सीधे वो अपने बेड पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर में उसको अपने ऊपर किसी के हाथ महसूस हुए जो उसे थामे हुए थे। रूही की जान हलक में आ गई, वो अंदर तक कांप गई। उसने आओ देखा न ताओ तुरंत ही खड़ी हुई और लाइट ऑन की। जैसे ही उसकी नज़र बेड पर गई तो उसने उसे अभय देखा। अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं, कहकर वो उसके पास उसको उठाने गई। जैसे ही वो उसे हिलाने वाली थी कि उसकी नज़र उसके चेहरे पर रुक गई। उसे करीब से देखकर उसने अपने हाथ वापस ले लिए। सोता हुआ उसे वो बहुत प्यारा लग रहा था। उसने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, अभी उठाना सही नहीं है, ट्रेवल से थक कर आए हैं, अब उठाऊंगी तो नींद खराब हो जाएगी। सोचती हुई वो उससे दूर हटने ही वाली थी कि तभी एकदम से अभय ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। रूही को अभय के इतने पास होने से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी नज़रें उसके चेहरे पर फिर डाली तो अलग ही एहसास उमड़ रहा था जो उसे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तब भी नहीं जब वो समीर के साथ थी। ये एहसास उसे उसकी ओर खींचे जा रहा था। उसने बेखुदी से खुद को संभाला और धीरे से उसके हाथ को अपने ऊपर से उठाने की कोशिश करने लगी। लेकिन शायद अभय की पकड़ मजबूत थी जिसकी वजह से वो उसे हटा ना पाई। इस बार उसने अपना हाथ खींचना शुरू किया जिस वजह से अभय की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर रूही को देखते ही स्माइल आ गई। लेकिन जैसे ही रूही ने अपना हाथ फिर से खींचा, वो मानो जैसे सपनों की दुनिया से बाहर आया, जिस वजह से उसने तुरंत उसको खुद से दूर किया और कहा, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? देखो कहीं तुम मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा रही थी ना? कहते हुए वो उसको घूरने लगा। रूही ने कहा, मतलब मैं और तुम्हारा फ़ायदा? सबको अपने जैसा समझा है? पागल वागल हो गए हो क्या? और ये रूम?
रूम तुम्हारा कैसे? ये तो मेरा है। तुम्हारा कैसे? कहते हुए उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। जब वो इस रूम में आया था तब थकान की वजह से उसने रूम की चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया था। जब उसने उन चीज़ों को देखा तो हर तरफ उसे रूही की चीज़ें ही नज़र आईं। OMG, अब समझा। देखो, मम्मी पापा ने ये रूम तुम्हें इसलिए दिया होगा क्योंकि मैं तब यहाँ नहीं था, पर अब मैं आ गया हूँ ना, तो अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। पता है कितनी नींद आ रही है? उसने उबासी लेते हुए कहा। देखो, फिलहाल तुम जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही। पहले होगा तुम्हारा, पर अब तो मेरा है ना। कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं सोऊंगी। तो मत जाओ, मुझे क्या, वैसे भी नींद आ रही है। वो दोबारा आंखें बंद करके बेड पर फैल कर लेट गया। जहाँ मन हो सो जाओ। रूही ने इरिटेट होते हुए वहाँ से जाना ही ठीक समझा। वो बाहर हॉल में आकर बैठ गई और कुछ देर बाद वहीं उसकी आंख लग गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसको एहसास हुआ कि वो सोफे पर सोने की वजह से उसकी कमर दर्द से पूरी तरह अकड़ गई थी। वो कराहती हुई उठी और रूम की तरफ बढ़ी, पर अगले ही पल अपने कदम वापस ले लिए। अरे कहाँ चली? रूम में? वहाँ तो वो नालायक दानव फैल कर सो रहा है। पर करूँ क्या? अब सारे कपड़े भी तो वही हैं। वैसे भी मुझे अपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट लेने जाने हैं। तुम क्यों आए? अब तो लगा था सब सही है, पर नहीं, आके फिर कॉम्प्लिकेट कर दिया सब। इधर अभय रूम से निकल कर बाहर आया तो उसकी नज़र रूही पर गई, जो इधर उधर चक्कर काट रही थी। अभय ने कहा, इसको जब भी देखो ऐसे ही घूमती रहती है, पक्का पिछले जन्म में इसके पहिए लगे होंगे। उसके बाद वो उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला गया। रूही ने अभय को जाते देखा तो वो तुरंत अपने रूम में गई और पहुंचकर तुरंत रूम को बंद किया और अलमारी से कपड़े लेकर तुरंत नहाने के लिए चली गई और फटाफट तैयार होकर बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर आई तो देखा विराट और गायत्री नाश्ता कर रहे थे। उनको देखकर उसने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। गायत्री ने कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, आओ ब्रेकफास्ट करो, फिर अपने अंकल के साथ उनके ऑफिस जाना। आंटी, आज नहीं। आज क्यों नहीं? बहुत लेट हो गई हूँ पहले ही। बताया था ना आपको, आज डॉक्यूमेंट लेने जाना है। बहुत बड़ी लाइन लग गई होगी अब तक तो। और लेट हुई तो पता नहीं आज नंबर आएगा भी या नहीं। कहकर वो जाने लगी। अभय भी तभी वहाँ आया। तभी विराट ने कहा, रूही बेटा, तुम्हें लेट हो रहा है ना, तो रुको 1 मिनट। कहकर उन्होंने अभय से पूछा, चंदू तुम्हें आज कुछ काम है क्या? नहीं पापा। क्यों, आपको है? नहीं, मुझे तो नहीं है। तुम आज रूही के साथ चले जाओ मेरी दूसरी कार लेकर, वो लेट हो रही है। अभय ने कहा, मैं? हाँ तुम, और कौन? पर विराट ने उसको आंखें दिखाते हुए कहा, जाओ। वो बोला, चलो मैडम जी। कहकर वह बाहर आया और रूही भी उसके पीछे पीछे आ गई। तभी गायत्री ने कहा, रूही को तो ड्राइवर लेकर जा सकता था, फिर अभय को क्यों? गायत्री जी, एक बात बताओ, आपको रूही कैसी लगती है? अच्छी लगती है, पर क्यों? अगर मैं उसको अपने घर की बहू बनाऊं तो क्या? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आए? अरे आपने तो मेरे मन की बात बोल दी। मैं भी तो यही चाहती हूँ, और दोनों की जोड़ी भी अच्छी है। बाहर अभय कार में आ बैठा। रूही चुपचाप उसकी बगल में आ बैठी। अभय ने गाड़ी स्टार्ट की। दोनों चुप थे, पर दोनों के मन में उथल पुथल चल रही थी। अभय ने रूही की तरफ देखा और कहा, थैंक यू। थैंक यू? अब वो किस लिए? अभय ने उसकी तरफ देखा। मतलब समझती सब है, पर जान कर दिखाना ऐसे है जैसे कुछ पता ही ना हो। ये लड़कियों के बिना। ओह, थैंक यू मतलब तुमने देखो ना कितनी हेल्प की मम्मी पापा की, कितने अच्छे से रखा है ध्यान। इसमें थैंक यू की क्या बात है? और रही उनका ध्यान रखने की बात, तो मैंने उनका नहीं बल्कि उन्होंने मेरा ध्यान रखा है। बहुत अच्छे हैं अंकल आंटी। मतलब हद है, आप भी इतने प्यार करने वालों से कैसे दूर रह लेते हो? वो भी सालों साल। कितना याद करते हैं। शायद ही कोई दिन गया हो जब उन्होंने आपको याद ना किया हो। अच्छा जी, अगर ऐसा है ना, तो ये जो सवाल तुमने मुझसे पूछा है ना, ये तुम पर भी तो लागू होता है। मतलब तुम्हारी फैमिली भी तो तुमसे इतना प्यार करती है, फिर तुम उनको बिना बताए यहाँ कैसे? रूही ने विंडो से बाहर देखते हुए ही कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब नहीं होता, बस ये बात भी ऐसी ही है। उसके बाद रूही ने उसकी तरफ देख कर कहा, जितना वो मुझसे प्यार करते हैं मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, पर कभी कभी किसी की भलाई के लिए दूर रहना पड़ता ही है, बस ये समझ ले। अभी के लिए। अभय की कही गई बातें समझ नहीं आ रही थी अभय को, पर इससे पहले कि वो आगे कुछ पूछता, इतने में रूही ने कहा, आप यहीं रोक दो, आगे मैं वॉक करके चली जाऊंगी। कहकर वो कार रुकते ही कार से निकल गई। अभय बस कहने ही वाला था कि मैं भी चलता हूँ ना, तभी उसकी नज़र एक लड़के पर गई जो रूही के पास आया और उससे कुछ बोला। कार का शीशा बंद होने की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर दिख बहुत साफ रहा था। अभय ने लड़के को देखा तो उसका 6 फुट लंबा कद, गोल चेहरा, गेहुआ रंग, भूरी आंखें, सलीके से अपने बालों पर बार बार हाथ फेरता हुआ
ब्लैक टी शर्ट ब्लू डेनिम में फब रहा था, जिसे देखकर रूही का चेहरा जब खिल गया, वहीं अभय का चेहरा पता नहीं क्यों बेरंग हो गया। अभय ने लड़के का नज़र निरीक्षण करके तुरंत जैसे ही कार का शीशा नीचे किया कि तभी रूही ने उसकी तरफ देखा और बाएं कर का इशारा किया और आगे उस लड़के के साथ बातें करते हुए बढ़ गई। अभय ने कहा, यार हद है, मैं यहाँ तक लाया इसे, थैंक्स तो दूर। बिना कुछ बोले चली गई। वैसे है कौन ये बंदा? कहते हुए अभय उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। रूही को गए हुए सुबह से शाम के 4 बज गए। उसका काम अब खत्म हो चुका था। वो अब जैसे ही कॉलेज के गेट पर आई तभी उसकी नज़र बाहर गाड़ी से सटे खड़े अभय पर गई, जो एक हाथ गाड़ी पर रखे और दूसरा अपनी कमर पर रखे गेट पर ही नज़र गड़ाए हुए था। उसने देखते ही कहा, ये यहाँ है, इसका मतलब ये सुबह से गए ही नहीं क्या? सोचते हुए वो उसके पास आई और बोली, आप यहाँ? हाँ, वो बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था। इसकी क्या ज़रूरत थी इतनी देर बाहर धूप में वेट? आप घर चले जाते, मैं खुद आ जाती। अरे रूही, पीछे से अभय को वो ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का फिर से दिखा, जो उनकी तरफ ही कहता हुआ आ रहा था, रूही चलो तो तुम्हें मैं घर छोड़ देता हूँ। अभय ने मन ही मन कहा, घर छोड़ देता हूँ मतलब? ये ऐसे कह रहा है जैसे रोज घर ये छोड़ता हो। मतलब इसके लिए सब दिल्ली में कितने परेशान हैं और ये यहाँ, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नए दोस्त बन गए हैं। यहाँ रूही कुछ बोल पाती कि अभय ने उस लड़के को इग्नोर करते हुए कहा, चलें। उस लड़के की नज़र भी अभी अभय पर गई। तभी रूही ने कहा, ओ हाँ चलते हैं, पर आप इनसे मिल लें। ये हैं ईशांत, मेरा क्लासमेट है, और ईशांत ये अभय जी हैं, विराट अंकल के बेटे। ओह, तो ये हैं वो चंदू। अभय ने जब ये सुना तो उसने रूही की तरफ देखा और कहा, तो अब मेरा नाम का ढोल यहाँ तक पीट चुकी हैं आप, क्या बात है। मना करता हूँ मम्मी पापा से, पर नहीं, उन्हें तो चंदू ही बुलाना है, और रही सही कसर ये मैडम सबको बताकर पूरी कर रही हैं। उसके बाद ईशांत ने उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। अभय ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे हाथ मिलाया और कहा, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। वैसे आपके बारे में सुना बहुत है, पर आज देख भी लिया। सुना बहुत है मतलब? अरे जब आपके घर जाता हूँ ना, तो अंकल आंटी हमेशा आपके बारे में ही बात करते हैं, हमारा चंदू ये, हमारा चंदू वो। बहुत मिस करते थे वो आपको। अच्छा हुआ आप आ गए। अभय चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था और मन में कह रहा था, पापा मम्मी आपकी भी हद है, आप मुझे प्यार से बोलते हैं वो तो ठीक है, पर दुनिया के सामने इस नाम को लेने की क्या ज़रूरत है। तभी रूही ने कहा, ईशांत मैं अभय जी के साथ जा रही हूँ। ठीक है, पर जो मैंने कहा है ना, उस बात पर गौर ज़रूर करना तुम। हाँ सोचूंगी। कहते हुए वो उससे बाय करने के बाद दोनों कार में बैठ गए और ईशांत उन्हें वहां से जाता हुआ देखता रहा। उसके चेहरे पर अब प्रफुल्लित मुस्कान थी। अभय ने टर्न लेते हुए गाड़ी घुमाई और आगे बढ़ा दी। गाड़ी चलाते हुए उसका ध्यान रूही पर ही था, जिसका ध्यान अभी बाहर था। वो थोड़ा सोचते हुए बोला, लड़का? हाँ, क्या नाम था उसका? अरे वैसे वो जो कौन, ईशांत? रूही उसे देखती हुई बोली, हाँ वही। वो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रूही ने ऐसे उसके मुंह से अचानक ये सुनकर आंखों को फैलाते हुए कहा, क्या बॉयफ्रेंड? हाँ, लगा मुझे जैसे तुम बात कर रही थी उससे। तैयार मतलब समझ नहीं आता कि। हंसकर लड़की ने लड़के से बात क्या कर ली जिस सब BF GF का राग अलापने लग जाते हैं। दुनिया में और भी तो रिश्ते हैं, पर नहीं, मुझे लगा आप तो समझदार हैं, टीना के बाद आपको इन सब बातों की समझ आ गई होगी, पर नहीं, आप भी सबकी तरह ही निकले। और रही बात ईशांत की, तो मिस्टर आप गलत समझ रहे हैं। इस बार वो अपने जबड़े भींचते हुए बोली, ओके काम डाउन। तुम तो मानो भरी बैठी हो लावा लिए, और लगता है आज सारा मेरे ऊपर ही उड़ेलना है। वो चिढ़कर इस बार कुछ नहीं बोली, अपनी नाक के नीचे से गुस्से में उंगली फिराते हुए बाहर देखने लगी। अभय अब तक समझ चुका था कि वो अब चिढ़ रही है, और पता नहीं उसे क्या सूझा। वो इसी बात को कंटिन्यू करके बोला, जैसे उसे उसकी कही बात को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, अगर कोई होगा भी तो तुम्हारा, तो तुम कौन सा मुझे बताओगी? रूही ने कहा, हद है, एक तो सच बता दिया, ऊपर से ऐसे सवाल। सच में बेल सही नाम रखा है, पता नहीं दिमाग कहाँ छोड़कर आ गए हैं। अभय ने उससे कहा, तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो मैं कह रही थी कि देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ ये सही है, टॉपिक बदलने का बहाना। रूही ने कहा, क्या? हाँ ठीक है, अगर नहीं बताना तो सीधा मना कर दो। वैसे भी मुझे कौन सा इंटरेस्ट है तुम्हारी पर्सनल लाइफ में? रूही को उसकी बातें अजीब लग रही थी। उसने कहा, मैंने आपको बता तो दिया, हम सिर्फ दोस्त हैं, समझ रहे हैं, जैसा आप वैसा कुछ नहीं है, जैसे आप। अच्छा जी, तुम्हें क्या लगता है मुझे भगवान ने दिमाग नहीं दिया? रूही ने कहा, आपको पता है कि दिमाग का नाम का यंत्र शायद भगवान ने आपको दिया ही नहीं।
तब अब तक अभय मज़े ले रहा था जो रूही साफ समझ चुकी थी, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोली, एक मिनट, कहीं मैं उससे बात कर रही थी तब आपको जलन तो नहीं हो रही थी ना? कहीं मैंने जब आपकी जीएफ बनने का नाटक किया था तो आपने उसे सही तो नहीं मान लिया और अब मुझसे प्यार हो गया हो? अभी अभय ने अपना ध्यान आगे करते हुए कहा, क्या प्यार, वो भी तुम जैसी झल्ली से? पागल हो क्या? मुझे तुम जैसी लड़की से कभी प्यार हो? इट्स इम्पॉसिबल। क्या कहा? मुझे अभी झल्ली? हाँ सही तो कहा है, ऐसी ही तो हरकतें करती हो। वैसे कब से डेट कर रही हो तुम उसको? रूही को अब गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, आपसे मतलब, चुपचाप गाड़ी चलाओ। अंकल ने मेरा ड्राइवर बनाया है ना, तो वही काम करो। क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर? कहते हुए अभय ने तुरंत ब्रेक मारा। हाँ, ड्राइवर ही तो बनकर आए थे ना, तभी तो एक ड्राइवर की ही तरह सुबह से शाम तक बाहर वेट किया। अभय का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। उसने रूही का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, अगर दोबारा ड्राइवर कहा ना तो मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर निकाल दूंगा। कहूंगी, एक बार नहीं बार बार, ड्राइवर ड्राइवर। लो, क्या कर लोगे? निकालो गाड़ी से बाहर। अभी फौरन बाहर निकलो। वो भी तुरंत ही बाहर निकल गई। मुझे भी कोई शौक नहीं है, जा रही हूँ। अभय को अभी भी कहाँ शांति थी। वो भी दूसरी साइड से बाहर आकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब अपने लिए दूसरा ड्राइवर ढूंढ ले। कहते हुए वो कार में आकर बैठा और वहां से गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। इधर रूही को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, समझते क्या है खुद को? क्या लगा इनको? बिना मैं इनके इनके घर नहीं जा सकती? इतने में एकदम से बारिश होने लगी। रूही ने तुरंत ही अपना फ़ोन निकाला और एक कॉल मिलाया। अभय अभी थोड़े ही आगे आया था कि उसका भी ध्यान बारिश पर गया। उसने अपनी आदत अनुसार कहा, क्या ज़रूरत थी अभी तुझे कार से बाहर निकालने की? बारिश कितनी तेज़ हो रही है, अब वो कैसे आएगी? ऑटो कैसे मिलेगा ऐसे मौसम में? गलती भी तो मेरी ही थी, गुस्सा मैं नहीं दिलाता तो ऐसा ना कहती। पर क्या करूं, उसके गुस्से में होते लाल गाल कितने मदमस्त लग रहे थे। परेशान किए बगैर रहा भी तो नहीं गया। चल अभय, अगर गलती की है तो हर जाना भी भर। सोचकर उसने दोबारा गाड़ी घुमाई। रूही अब भी वहीं खड़ी हुई भीग रही थी। अभय गाड़ी को उसके सामने रोक कर उसके अंदर आने का इशारा करने लगा, पर रूही ने उस पर से नजरें हटाकर दूसरी तरफ देखने लगी। वो खुद को नज़रअंदाज होते देखकर ना चाहते हुए भी बाहर आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो गाड़ी में बैठो, बहुत तेज बारिश हो रही है। कब से कह रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? रूही ने गुस्से में हाथ झटका और कहा, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अभय भी अब तक पूरा भीग चुका था। अरे यहाँ ऐसे खड़ी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, चलो। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आप जैसे इंसान के साथ मुझे नहीं जाना। समझते क्या हो? जब मन करता है वो करते हो, दूसरों के बारे में एक बार भी नहीं सोचते। क्या भरोसा कब कहाँ उतार दें। पहली बार थोड़ी ना किया है ये हरकत, तो आपकी आदतों में शुमार है। अभय जैसे ही सॉरी बोलने वाला था तभी उसके कान में हॉर्न की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी में ईशांत था। रूही ने कहा, अभय की आंखों में आंख डालकर कहा, क्या लगा था कि मैं तुम्हारे बिना घर नहीं जा सकती? कहते हुए वो ईशांत की तरफ आगे बढ़ी। अभय ने इस बार जबरन हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ चलो ना। मैंने कहा, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी। ऐसा? अच्छा, ऐसा नहीं मानोगी? कहते हुए उसने रूही को अपनी बाहों में उठा लिया। रूही ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तुस तुमसे प्यार से कहा, समझ नहीं आया ना? तो यही सही। रूही उतरने के लिए हाथ पैर मारने लगी। उसने अपने आप को छोड़ाने के लिए अभय को अपने नाखून तक चुभा दिए, पर हमारा अभय भी कहाँ छोड़ने वालों में से था। उसने सब नज़रअंदाज करते हुए उसे ज़बरदस्ती कार में बैठाया और कार को लॉक करके वो ईशांत की कार के पास गया और कहा, तुम जाओ, उसको घर मैं ले जाऊंगा। ईशांत ने चुपचाप उसकी बात पर हामी भरी। उसके बाद अभय आकर कार में बैठ गया। रूही कार का दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी। अभय ने उसे देखकर कहा, कितनी भी कोशिश कर लो सब बेकार है, बाहर नहीं जा सकती तुम। समझते क्या हो तुम अपने आप को? जो दिल करता है वो करते हो। मतलब जब मन करता है कार से निकाल देते हो और जब मन करता है ज़बरदस्ती कार में बैठा लेते हो। अभय ने कहा, मैं क्या समझता हूँ ये तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं, समझी? रूही ने कहा, ईशांत को कैसा लग रहा होगा मेरे बारे में? क्या सोचेगा वो? अच्छा, उसकी बड़ी चिंता हो रही है। क्या बात है? मतलब इतना प्यार? सॉरी, मैंने तुम दोनों के बीच में आकर तुम्हारा प्लान खराब कर दिया। वैसे, कहते हुए अभय ने उसकी तरफ देखा और आगे कहा, वैसे मौसम भी बढ़िया और तुम और वो एक गाड़ी में, आह क्या बात होती। मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना, सब प्लानिंग फेल कर दी मैंने। रूही ने कहा, पागल होगा, क्या बात कर रहे हो? सही बात तो कर रहा हूँ। अकेले टाइम स्पेंड करने का मन था ना तुम्हारे बंदे के साथ तुम्हारा?
रूही अब बहुत सुन चुकी थी। उसने हार कर कहा, हाँ था, लेकिन तुमने सारा प्लान खराब कर दिया। ये हसीन मौसम और वो, और बस मैं, और कोई नहीं। मतलब कोई नहीं। ये सुनकर अभय ने गुस्से में गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और कहा, ऐसा क्या खास है जो इतना मरी जा रही हो? बहुत कुछ। अरे सब ही तो खास है उसमें, जो शायद तुम में तो बिल्कुल नहीं। अभय ने फिर से ब्रेक मारे और कहा, क्या नहीं है मुझ में, बोलो। रूही समझ गई थी कि अभय भी इस बात से इरिटेट हो रहा है, तो उसने चाबी भरनी चालू रखी और बोली, पता है ईशांत कितना रोमांटिक है। वो एक बार बस नज़र भर कर देख ले, उसी से सिरहन हो उठती है। उसके छूने से अलग ही एहसास होता है। तुम नहीं समझोगे। और कहाँ तुम्हारे छूना तो दूर, तुम कुछ भी करो तब भी कुछ फील नहीं होता। कहते हुए वो हंसी। उसकी वो हंसी उसको अपने सीने पर सांप की तरह लगी। अभय ने कहा, मतलब तुम कहना चाहती हो कि अगर मैं तुम्हें मतलब तुम्हें कुछ फील नहीं होता? नहीं होता तो नहीं होता। अच्छा ऐसा है ना। कहते हुए वो रूही की तरफ बढ़ा और कहा, कुछ फील हुआ? रूही की सांसें अचानक तेज होने लगीं। एक तो गीला बदन, ऊपर से अभय की नज़दीकी उसे पागल कर रही थी। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए दबी सी आवाज़ में कहा, कुछ भी तो नहीं फील हुआ। तुम कुछ भी कर लो, कुछ फील नहीं होगा, जैसे ईशांत के साथ होता है। अच्छा कुछ फील नहीं होगा? वो उसके होंठों के बहुत पास आ गया। रूही की सांसें मानो अटक गईं, पर फिर भी वो नॉर्मल होने जैसा दिखा रही थी कि तभी अभय ने उसके गालों पर किस कर दिया। जैसे ही उसने किस किया, रूही की आंखें फटी रह गईं, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये ऐसी फीलिंग थी शायद आज से पहले उसे कभी ऐसे महसूस नहीं हुई होगी। उसने अपने आप को संभालते हुए अभय को जोरदार धक्का दिया और कहा, अभय बहुत हुआ फील। रूही ने हुआ अब फील? रूही ने गुस्से से कहा, हाउ डेयर यू, क्या ज़रूरत थी? क्या मतलब जो तुम गुस्सा दिखा रही हो, मतलब तुम फेल हो गई और मैं कामयाब? ऐसे कैसे? मुझे कुछ फील नहीं हुआ। और हाँ, गाड़ी चला रहे हो तो ठीक, नहीं तो मैं खुद घर चली जाऊंगी। रूही ने गुस्से से कहा, हाउ डेयर यू, क्या ज़रूरत थी? क्या क्या मतलब है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की? आई नो, पर आगे से मुझे उकसाना नहीं, वरना मैंने उकसाया। अभय अब कुछ और कहता उससे पहले ही उसे कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी। अभय के हाथ लाल पड़ने शुरू हो गए। ये देखते ही उसने अभय रूही की बातों को नज़रअंदाज करते हुए एकदम से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही मिनटों में अपने घर के सामने लगा दी। अभय ने जैसे ही गाड़ी में ब्रेक लगाते हुए अब रूही की तरफ देखा तो उसको अपनी हरकत पर अफसोस हुआ। वो रूही से माफ़ी मांगना तो चाहता था, लेकिन उसे पता था ये समय न उसके लिए न रूही के लिए ठीक रहेगा आगे बात करने के लिए। रूही बिना उसकी ओर देखे तेज कदमों से कार से उतरी और घर के अंदर चली गई। अभय भी कार पार्क करने के बाद अंदर आया। जब तक वो रूम में जा चुकी थी, गायत्री ने जैसे ही भीगे हुए अभय को अंदर आते हुए देखा तो उसके हाव भाव अचानक बदल गए और वो उस पर बिफरते हुए बोली, ये तुम बारिश में क्यों भीगे? पता है ना क्या होता है चंदू? फिर भी भीगे तुम? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा आजकल? कहते हुए वो बड़बड़ाती सी अंदर से टॉवेल लाई और उसके सर को पोंछने लगी। वो लगातार उसे कुछ न कुछ बोले जा रही थी, पर अभी उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। जब वो कुछ देर तक नहीं बोला तो गायत्री ने उसे झंझोड़ा, सुन भी रहा है? देख तेरे हाथ और चेहरे का हाल। मम्मी आप दूर हो जाए मुझसे, आप भी इन्फेक्ट हो जाएंगी। टॉवेल को अपने हाथों में लेता हुआ बोला, अगर इतनी ही फिक्र थी चंदू तुझे इस माँ की, तो भीगा ही क्यों? कहाँ ना दूर हटे आप। वो अपने कदम उनके पास से पीछे लेते हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ा। कितना लापरवाह हो गया है तू। दिल्ली जाके जा, जल्दी कपड़े चेंज कर ले, डॉक्टर को फ़ोन कर रही हूँ मैं। नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, दवाई है मेरे बैग में, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन अगले पल उसके कदम रुक गए। उसको याद आया कि उसका बैग तो रूही के रूम में है, वहाँ जाकर अपना बैग ले लेता हूँ। पर फिर अगले पल उसने सोचा, नहीं वहाँ जाना सही नहीं होगा। जो अभी कुछ देर पहले तूने हरकत की है ना, कैसे फेस करेगा तू उसको? क्या सोच रही होगी? देखा तुझे उस हरकत के बाद उसने बात तक नहीं की। एक काम करता हूँ, किसी से कहकर कपड़े मंगवा लेता हूँ। कहते हुए उसने रघु काका से उसके रूम से अपना बैग लाने के लिए कहा। इधर रूही ने आकर अपने कपड़े चेंज किए। वो जैसे ही बेड पर लेटी, उसके दिमाग में कुछ टाइम पहले वाला सीन चलने लगा। रूही क्या था वो? सही तो कहा उन्होंने, तुझे क्या ज़रूरत थी उसे उकसाने की? ना तो कुछ कहती ना ऐसा होता, पर इरिटेट भी तो वही कर रहे थे। मतलब मैं और ईशांत कैसे सोच सकते हैं वो यार? मतलब सबकी सोच ऐसी क्यों हो गई है? तभी उसके रूम का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। रूही उठकर दरवाज़ा खोलने गई। रूही ने जाकर खोला तो वो बोली, रघु काका आप? हाँ रूही बेटा, वो चंदू बेटा है ना? चंदू सुनते ही वो सोच में पड़ गई। अरे बेटा, हाँ आप बोलो।
वो उन्हें इस रूम में से अपना बैग मंगवाया है। रूही ने बैग लाके रघु को दे दिया। कुछ देर बाद रात को रूही गायत्री के बुलाने पर नीचे आई। रूही ने नीचे आकर गायत्री से कहा, जी आंटी जी, आपने बुलाया। और वो साथ ही अपनी नज़र चारों तरफ घुमा रही थी। उसको अभय कहीं नज़र नहीं आया तो वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। हाँ, खाना नहीं खाना क्या? आज खाना है ना? बहुत तेज भूख लगी है आंटी। विराट ने डाइनिंग पर रूही और गायत्री को ही बैठे देखा तो बोले, आपके साहबजादे किधर हैं? नज़र नहीं आ रहे। रूम में है वो। भीग गया था तो खाना वहीं खाएगा। भीग गया था मतलब ऐसे कैसे? उम, भीग गया था, क्या कर लिया उसने? ठीक है, वो अब दवाई ले ली? कह तो रहा था। मना किया उसने मुझे और आपको उसके पास जाने से। इतना लापरवाह कैसे हो सकता है वो? रूही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंकल आंटी इतने परेशान क्यों हैं और अभय जी उन्होंने उन्हें मिलने के लिए क्यों मना किया है। वो खुद भी नीचे नहीं आया और बोली, सब ठीक है ना अंकल, आप इतने परेशान क्यों हैं? परेशान ना हूँ तो क्या करूँ, बच्चा थोड़ा ही है वो। अब अच्छे से पता है बारिश में भीगने से उसे एलर्जी हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं, उसकी बॉडी पर इचिंग भी होती है। अब परेशान हो रहा होगा अकेले कमरे में, कुछ समझ नहीं आता इसका भी। भीगा ही क्यों? जब रूही ने सुना तो उसको याद आया कि अभय ने उसको कार में आने के लिए कहा था, पर वो नहीं मानी थी। अगर वो चुपचाप से चली जाती तो वो शायद भीगता भी नहीं। रूही सोच ही रही थी कि तभी गायत्री ने कहा, अरे बेटा, क्या सोच रही हो? खाओ ना। आंटी, मेरा हो गया। इतनी जल्दी? हाँ, वो बस इतनी ही भूख थी। उसके बाद वो फौरन वहाँ से सीधा रूम में आ गई। गायत्री ने विराट से कहा, आज इसको क्या हुआ? अभी तो कह रही थी बहुत तेज भूख लगी है और अब एक टुकड़ा तक नहीं खाया और इसका खाना हो गया। पता नहीं ये आजकल के बच्चे, उधर ये चंदू और अब ये रूही। अरे गायत्री जी, बच्चे हैं, बच्चे ही तो नहीं हैं, अब बड़े हो गए हैं, पर बचपन नहीं छोड़ेंगे। इधर रूही अपने बेड पर लेट रखी थी। नींद तो कहीं गायब सी थी। दिमाग में इतनी बातें जो चल रही थीं। वो टहलने के लिए बाहर निकल आई, शायद थोड़ा बेहतर महसूस हो। बालकनी की तरफ जब वो जा रही थी कि उसकी नज़र अभय पर गई, जो सोफे पर कमर लगाई आंख बंद किए एक हाथ से अपने सर को दबा रहा था। रूही ने उसे वहाँ देखा तो कहा, ये यहाँ? चलो तबीयत के बारे में पूछ लेती हूँ इनकी। नहीं नहीं रूही, रहने दे। अगर अरे रूही, इतनी तो इंसानियत रख। एक तो वो तेरे चक्कर में भीगे और ऊपर से तू। चल पूछ ही लेती हूँ। वो इसी कश्मकश में उसकी तरफ बढ़ी। अभय आंखें बंद किए वैसे ही बैठा रहा। रूही ने उसके पास जाकर कहा, आपकी तबीयत कैसी है? लेकिन अभय ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रूही को थोड़ा अजीब लगा। वो थोड़ी और आगे गई। एकदम से उसकी नज़र अभय के चेहरे पर गई, जो पूरा लाल पड़ चुका था। वो उसकी तरफ बढ़कर उसके चेहरे को छूकर देखने लगी। तभी अभय की आंख खुली और उसने उसका हाथ झटका और उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो, मैं बालकनी में। ठीक है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, पर मुझसे दूर रहो। तुम्हें मुझे छूना नहीं था। ये एलर्जी तुम्हें हो गई तो जाओ यहाँ से। तुम्हारे मेरे आसपास रहना सही नहीं है। कहकर वो उठा और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। रूही ने कहा, इन्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। कितने लापरवाह हैं। सही कहती हैं आंटी, बच्चे थोड़े हैं जो ऐसी हरकत करते हैं। अभी अंकल आंटी को उठाना सही नहीं। सोचते हुए उसने एक कटोरे में फ्रिज से ठंडा पानी निकाला, पानी लिया और कपड़ा लेकर उसके रूम की तरफ बढ़ गई। उस टाइम उसके दिमाग में सिर्फ अभय का बुखार था, बाकी वो सब भूल चुकी थी। उसको वो दिन याद आया जब उसके पेट में दर्द था तो अभय ने उसका कैसे ध्यान रखा था। आज बारी उसकी थी। आज वो उसको अकेले नहीं छोड़ सकती थी। यही सोचते हुए वो रूम में आई। अभय बेड पर लेटा हुआ आंख बंद किए अपने हाथ पैर मार रहा था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।